हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो अकाउंट्स की क्लास 11th की बुक से है। हाँ, इट्स CBSE सिलेबस एंड इट्स DK गोयल बुक। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि आपको भी पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें। ठीक है, कि अकाउंटिंग यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें सेल भी होते हैं, परचेज भी होते हैं, बट और एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है कि उसको वो याद करके रख ले कि किस दिन हमने कौन कौन सी चीजें सेल करी थी, कौन कौन सी चीजें परचेज करी थी और कितनी अमाउंट की चीजें सेल करी थी या परचेज करी थी। तो ये सब रिकॉर्डिंग के लिए, और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मान लो अगर हमने इतनी सेल्स करी थी, इतनी परचेज करी थी, तो क्या हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये सब कैसे पता चलेगा। तो ये सब जानने के लिए कहीं पर भी अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आप खुद एक इंसान हो तो आप खुद आपकी कुछ इनकम होगी एंड यू डू सर्टेन काइंड ऑफ परचेजेस, फिर आप क्या करते हो कि आप अपनी इनकम देखते हो, देन आप देखते हो कि कितना परचेज करा, तब आप कैलकुलेट करते हो कि कितना मेरे पास मनी अब बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह बिजनेस, अगर हम लोग एक बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं तो वहां पर एक नॉर्मल चीजें याद करना इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि पहले वी हैव टू रिकॉर्ड, देन उसके बाद क्लासिफाई, देन वी हैव टू समराइज, देन उसके बाद हम लोगों को इंटरप्रेट करना रहता है। ठीक है, तो एंड देन हमें उसे कम्युनिकेट करना रहता है टू द यूजर्स। ठीक, तो ये सब चीजें अकाउंटिंग में होता है कि हमें सबकी इतने ट्रांजैक्शंस जो एक बिजनेस में होते हैं उसे रिकॉर्ड करना, फिर उससे पता कंक्लूजन फाइंड करना कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सब हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दिए, तो जो अच्छी डेफिनेशंस हम लोग मान के रखते हैं, तो यहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दिए। तो यहाँ पर लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये जो डेफिनेशन बन जाती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। देखो, अकाउंटिंग क्या होता है कि आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, जो भी आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, खर्चा, ठीक है, सब चीज आप रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको क्लासिफाई करते हो। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग बहुत टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, कि एक जगह आप रिकॉर्ड करते हो, आपने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, जितने आपने परचेज करे थे, जितने सेल करे थे, जितना आपने पेमेंट करा, सब रिकॉर्ड कर दिया। बट सिर्फ रिकॉर्डिंग ही थोड़ी ना होती है। ठीक, उसके बाद क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई यहाँ करने का ये मतलब होता है कि उसको एक हेड के नीचे लिख देना। आपने रिकॉर्डिंग जो हम बिजनेस में करते हैं उसके लिए जो बुक्स है उसे बोलते हैं जर्नल। इसे जो रिकॉर्डिंग हमारी जर्नल बुक में होता है जिसे बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें सारी ट्रांजैक्शंस रहते हैं, बट क्लासिफाई करने का मतलब है कि एक हेड बना दिया। मान लो हमने बना दिया परचेज, तो परचेज के अंदर सारे परचेज से रिलेटेड आइटम्स होंगे। एक हेड बना दिया सेल्स, तो सेल के अंदर सारे सेल्स से रिलेटेड आइटम होंगे कि कौन से डेट पे हमने किन किन लोगों को कैसे सेल करा। ठीक है, उसके बाद समराइज कर देना कि जो हमने एक हेड के नीचे सारे सेल्स के सारे अमाउंट्स लिख दिए कि कौन सी डेट पे कौन से हमने सेल करे हैं, तो उसके बाद उनको क्या हो जाता है कि हमें समराइज करना पड़ता है। ठीक है, कि उससे निकालना पड़ता है कि टोटल सेल्स कितना है, तो वो सब समराइज जो हम लोग करते हैं उसके लिए हमारा अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आ जाता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो सब रिकॉर्ड होते हैं वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होते हैं, एंड दिस इज दी वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग कि यहाँ पर सारी चीजें वही रिकॉर्ड्स होती हैं जो मनी के टर्म्स में। बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो मनी के टर्म्स में नहीं होती हैं।
लाइक सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज की वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, तो जो ऑनेस्टी होती है ये सब रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं पैसे के टर्म्स में। ट्रांजैक्शंस इवेंट्स हो गए, ठीक है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हम लोग ये और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस अगर देख लो कि अगर हम परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए क्या करा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने 20,000 का कुछ मान लीजिए एक प्रोडक्ट परचेज करा है, ठीक है। हमने 20,000 का प्रोडक्ट मान लीजिए लेट्स टेक 1 लाख का हमने एसेट परचेज करा है, कोई मशीन 1 लाख की परचेज करी, ठीक है। अब कुछ साल तक हमने यूज करा, ठीक। उसके बाद मान लीजिए हमने एक 3-4 साल बाद हमने उस मशीन को बेच दिया, ठीक है। तो जो हमने 1 लाख का परचेज करा और मान लीजिए हम लोगों ने उसे बेच दिया मान लीजिए 1,50,000 में, ठीक है। तो परचेज करा 1 लाख में, दिस इज ऑल्सो आर ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेल हमने करा 1,50,000 में, दिस इज ऑल्सो आर ट्रांजैक्शन। बट इससे कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि हमने वो मशीन खरीदी थी 1 लाख में पर उसको बेच दिया 1,50,000 में, तो ये जो 50,000 का हुआ है ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, दिस इज आर इवेंट। तो इवेंट को हम लोग ये बोलते हैं कि आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शंस, कि आपने इतने सारे ट्रांजैक्शंस करे उससे उसका रिजल्ट क्या निकला, तो दैट इज कॉल्ड हमारा इवेंट, ठीक। उसके बाद हमारी डेफिनेशन में आता है विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरफॉर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, उससे अपना निकालते हैं कंक्लूजन और उसके बाद रिजल्ट्स को देखते हैं एंड उसको फिर यूजर्स को हम लोग बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग डेटा की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें टैक्स लेना है आपसे। एम्प्लॉयर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को के लिए तो आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो यहाँ पर अकाउंटिंग को हम लोगों ने आर्ट एंड एज वेल एज साइंस इसलिए बोला है, देखिए कहीं पर भी अगर वर्ड आ जाए साइंस तो ये याद रखिए कि कोई टेक्निक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको इसके बाद ये प्रोसेस करना है, इसके बाद ये प्रोसेस करना है, तभी जाकर आपका एक रिजल्ट निकलेगा। तो साइंस मतलब जहां पर प्रिंसिपल स्पेसिफाइड है, ठीक है, कि जहां पर एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसने आपको एक रूल बता दिए कि इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना है, तब जाकर आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में यही है कि जो क्या कहते हैं ICAI ये जो हमारी चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने रूल्स बना दिए कि आपको ये फॉलो करना है, तब जाकर आपको रिजल्ट निकालना है। जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग में हैं, जैसे अक्रूवल बेसिस है, ठीक है। अभी हम लोग ये सब पढ़ेंगे, बट अभी आप ये जानिए कि अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स है, रूल्स है, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है कि रिजल्ट उससे निकले, ठीक है। तो ये साइंस हो गया कि मतलब जहां पर फिर से समझ लीजिए साइंस किसी चीज को कहने का यही मतलब है कि एक उसकी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसने कुछ रूल्स एंड टेक्निक्स बना दिए हैं आपको अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। और कोई चीज आर्ट तब बनती है जब वहां पर कि लाइक कला हो, ठीक है, कि हर इंसान का अपना अकाउंटिंग दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो आर्ट मीन्स कला, कि आप उसको दिखाते कैसे हो, ठीक है, कि आप कैसे उसको लाइक, ठीक है, उन्होंने रूल्स टेक्निक्स ये सब बता रखे हैं, बट हर इंसान अपने प्रॉफिट्स, अपने कुछ चीजें अलग तरीके से लिखता है, ठीक है, अपना अलग उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो आप कैसे किसी चीज को रिकॉर्ड करते हो, कैसे किसी चीज को क्लासिफाई करते हो कि जिससे लास्ट में आपका प्रॉफिट शो करे या नेट की पोजीशन दिखाए, ये आपकी आर्ट हो गई, ठीक है। तो आप किस तरीके से अपना डेटा प्रेजेंट करते हो, दिस इज योर आर्ट। अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग आप किस तरह करते हो, आर्ट। तो जहां पर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, टेक्निक्स जो हो गए, प्रिंसिपल्स जो हो गए, वो आपकी साइंस कहलाते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, ठीक है। तो अभी मैंने मीनिंग में भी ये बताया था कि यहाँ पर जो मेन आपका जाता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। बिजनेस में ये याद रखिए, अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर नोट डाउन करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके अलावा वो कुछ और चीजें रिकॉर्ड नहीं करता, कि बहुत सारी अलग चीजें होती हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, लाइक ऑनेस्टी हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया लोगों का, बट दिस अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पर हो गया। और फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब ये कि मनी
चीजें, ठीक है। तो जो मनी के टर्म्स में, और यहाँ पर भी वही लिखा है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, दोनों एक प्रकार का सेम ही टाइप है, वो है। उसके बाद क्लासिफाई, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देन हम उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई जहां पर वर्ड आ जाए, ठीक है, रिकॉर्डिंग में हम सारी चीजें रिकॉर्ड कर देते हैं, हमने ये परचेज करा, हमने इसका पेमेंट करा, हमने इसका सेल करा। बट क्लासिफाई में क्या होता है कि उसी का हेड बना देते हैं, कि मान लो कि आपने परचेज टोटल कितना करा, ठीक है, आपने परचेज कितना करा, तो परचेज का एक हेड बना दिया, परचेज बुक, परचेज आपने हेड बना दिया परचेज अकाउंट, और उसके अंदर सारे परचेज के आइटम लिख दिए। देन आपने सेल्स का बना दिया, तो सेल्स के अंदर सेल्स का आइटम आपने लिख दिया, ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। उसके बाद आता है समराइज करना, ठीक है। तो समराइज करना क्या होता है कि आप का रिजल्ट क्या निकल रहा है आफ्टर क्लासिफाइंग, ठीक, ये चीज होता है, ठीक। यहाँ पर लिखा समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर इन विच इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने रिकॉर्डिंग आपने कर ली, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, फिर आपने उसको क्लासिफाई कर लिया, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम टोटल परचेजेस इतना हुआ है, टोटल सेल्स इतना हुआ। बट आप टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको आप ये नहीं दिखा सकते ना कि इतना इतना हमारा परचेजेस ये है। उनको क्या जानना होता है कि टोटल बता दो हमें कितना हुआ, ठीक है, हमें डिटेल में मत ले जाओ कि हम इस इंसान से हमने इस दिन इतना परचेज करा है, ये करा है, हमें सिर्फ टोटल बता दो, टोटल परचेजेस कितना है, टोटल सेल कितना है, या हम लोगों की अभी इन्वेंट्री कितनी है, ये सब टोटल बता दो, कि जिससे उनको समझने में इजी लगे, क्योंकि वो इतना उनके पास समय नहीं रहता कि वो एक एक डेटा जाए कि किस दिन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक है। तो उन्हें इजी करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, समराइज करते हैं, कि जिससे उस क्लासिफाइड डेटा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, दिखा देते हैं परचेजेस इतना, सेल्स इतना, कि उनको समझने में इजी हो कि हमने पूरे साल में इतना सेल करा है, इतना परचेज करा है, इतनी हमारी इन्वेंट्री बच है, ठीक है, और कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो ये समझने के लिए उनके लिए आसानी होती है, ठीक। तो ये तो आपका समराइजिंग हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का मतलब ये है, इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच मैनर दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड कैन हैव फुल, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप लोगों को दिखाते कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके डेटा का इंतजार करते हैं। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने उधार पे सामान लिया होता है, तो क्रेडिटर्स भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस में हुआ क्या, क्या आपकी अकाउंटिंग है, क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपका लॉस हो रहा है, कि जिससे वो ये देखना चाहता है कि क्या वो सही इंसान को क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हैं, ये मतलब उधार पे गुड्स दे रहे हैं, या प्रॉफिट होता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मैंने इसको उधार पे गुड्स दिए तो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो क्रेडिटर्स को जानना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि क्रेडिटर्स ने उधार पे आपको गुड्स दिए होते हैं तो आपसे उसको पैसा लेना होता है, ठीक है। ये चीज क्रेडिटर्स हो गए। इम्प्लॉयज को, क्योंकि इम्प्लॉयज वहां काम करें, अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो उनका भी प्रॉफिट होगा, उनका भी बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर इम्प्लॉयज आ जाता है तो उनको भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उनको किस तरह आप दिखाते हो, इंटरप्रिटेशन करना मतलब कि आप किस तरह से उस डेटा को प्रेजेंट करते हो कि जिससे उनको पता चल जाए, उनको पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए। और कम्युनिकेशन करना कि आप बता दो कि क्या रिजल्ट निकला है, आप फाइनेंशियल डेटा जो भी है आप यूजर्स को बता दो, प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक। अब उसके बाद हमारा अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग की मीनिंग, देन हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देन हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में यहाँ सबसे पहला हमारा है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस का यहाँ ये मतलब है कि नॉर्मल पर्सन के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैंने डेफिनेशन में ही बहुत सारी चीजें क्लियर करी थी, बट अगेन we have to study it because it has written in objectives, so yeah। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारा ये बताता है जो पहला है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात नहीं है कि वो हर डेटा को उसे याद रहे कि किस दिन उसने कौन से ट्रांजैक्शंस करें। तो अगर उसके पास अकाउंटिंग के थ्रू क्या होता है, सारे डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, तो जिससे वो अपने सारे डेटा को देख लेता है कि किस दिन हमने कौन से परचेज करें, तो इसलिए उसको ईजी रहता है बाद में उसको प्रॉफिट निकालने में या फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में। तो रिकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पूरी रिकॉर्ड होती है। देन हमारा आता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो सब हम अकाउंटिंग करते ही इसलिए कि हमें पता चल जाए हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस,
ठीक है, उसी हिसाब से हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं, उसी हिसाब से हमें पैसे बचाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेटा के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आता है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपको पता चल गया कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, बट हमें प्रॉफिट कंटिन्यू करना है, हमें ग्रोथ पे ही रहना है, हमें वो ग्रोथ को मेंटेन करना है। तो ठीक है, वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे उससे और अच्छा करना है कि जिससे आपका ग्रोथ हो। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, तो अकाउंटिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि ये सब क्यों, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा है तो क्या रीज़न है लॉस का, कि हमने क्या ज़्यादा परचेज कर लिया, क्या हमने ज़्यादा इन्वेंट्री को वेस्ट करा, समथिंग लाइक दिस, कि जिससे हम फ्यूचर के लिए सतर्क रहें। देन वी हैव टू असर्टेन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एक प्रकार से नेटवर्थ, कि आपके असेट एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है। ठीक है, असेट एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू। तो हम लोग लास्ट में ये जानना चाहते हैं क्या हमारा एक बिजनेस के पास असेट कितने हैं और लाइबिलिटीज कितने हैं। ठीक है, असेट वो चीजें होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। कोई पूछे असेट क्या होता है तो रिमेंबर दिस, असेट वो चीजें होती हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दें, एंड वेयर एज लाइबिलिटीज आर दोज थिंग जो आपको फ्यूचर में पे करना हो सकता है। ठीक है, आप याद रखना कि असेट मतलब जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, अभी मिला नहीं है आपको देगा, एंड लाइबिलिटीज आर दोज थिंग जो जिसे आपको फ्यूचर में देना पड़ सकता है। ठीक है, कि आपके पास बर्डन है कि आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा, अभी आपने दिया नहीं है। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये वेरियस पार्टीज को देना है। ठीक है, इसके थ्रू आप देख लेते हो, डिटेक्ट कर सकते हो एरर्स हो गए, फ्रॉड्स हो गए। ठीक है, प्रोग्रेस देख सकते हो। तो जो अभी तक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, देखिए अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, अभी आपने कुछ स्टडी नहीं करी है, तो मीनिंग एक जो यही वाली अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस मीनिंग, एंड देन आप थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, दैट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फंक्शंस पे अभी हम नहीं जाते हैं क्योंकि वही सेम चीज है। ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे तो वही है, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बात याद रखना कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले, ठीक है, याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है चार चीजें मतलब होता है। रिमेंबर दिस इज अ वेरी क्रूशियल क्रूशियल थिंग, सो आई एम रिमेंबर दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स यहां पर आपका आ जाता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, देन आपका आता है यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड आपका आता है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, अगर आप कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिमेंबर दिस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये चार चीजें ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। तो हम अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, जिसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। P&L, ठीक है, कितना पेमेंट करा, कितना इनकम हुआ। बैलेंस शीट, कितने हमारे असेट है, कितनी लाइबिलिटीज है। नोट्स टू अकाउंट और डिस्क्लोजर करने के लिए कि लाइक क्या क्या हमारे बिजनेस में हो रहा है। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो तो बैलेंस शीट में आप लिख रहे हो कि इतना हमारे पास असेट है, तो असेट में क्या क्या चीज है, ये सब डिस्क्लोजर जो होता है वो आप नोट्स टू अकाउंट में करते हो। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यही सब, इसमें हम लोग इतना नहीं चाहते हैं। जो हम लोग यहाँ पर मेन पढ़ते हैं, हमारा जो आ जाता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। एक चीज देखिए, अगर आपको अकाउंटिंग एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो रिमेंबर दिस, आपके पास अगर कभी भी डिफरेंस हुआ करें तो आप इस मीनिंग को छोड़ दिया करो, इसको स्किप कर दिया करो, सीधा डिफरेंस पे आ करो। क्योंकि डिफरेंस अगर आप याद कर लोगे तो आप उसको मीनिंग के फॉर्म में भी लिख दोगे एंड उसको डिफरेंसेस के भी फॉर्म में लिख दोगे। ठीक, तो ये चीज याद रखना। तो अभी मैं इन शॉर्ट आपको अगर बताऊं, अभी हम लोग दो डिटेल में चलते हैं, बट लेट मी टेल यू इन शॉर्ट। तो ये याद रखो कि बुक कीपिंग क्या होता है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है हम इसमें मेनली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। ठीक
ठीक है, यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो कि क्या वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, क्या वो फाइनेंशियल नेचर के हैं। ठीक, फिर उनको आप रिकॉर्ड करते हो एंड क्लासीफाई करते हो। रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में करते हैं और क्लासीफाई हम लोग लेजर में करते हैं। तो बुक कीपिंग एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आप रिकॉर्डिंग एक प्रकार से तो इसीलिए ये पहला स्टेज होता है, क्योंकि विथआउट रिकॉर्डिंग आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। तो ये याद रखना कि कोई पूछे बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, तो बुक कीपिंग में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन का नेचर, एंड देन हम लोग देखते हैं कि देन उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर क्लासीफाई करते हैं। तो इसीलिए इसको प्राइमरी स्टेज बोला जाता है। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, रिकॉर्ड सिस्टमैटिक। इसीलिए ये जूनियर स्टाफ करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही होती है, तो ये जूनियर स्टाफ कर सकते हैं। और ये रेगुलर नेचर पे इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि रोज बिजनेस में कुछ पेमेंट होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग होती है, तो आपको रोज करना पड़ता है। ठीक है, इसका कोई अलग से नहीं है कि आप स्किप कर दो। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें कोई पर्सन अगर उसके पास इतनी अच्छी नॉलेज भी नहीं है तब भी वो ये काम कर सकता है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इतना कोई एनालिटिकल काम नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज। अब अकाउंटिंग क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर दिया, आपने क्लासिफाई कर दिया, बट जो ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट तक का होता है काम, वो आपका अकाउंटिंग करता है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस या एसेट एंड लाइबिलिटीज ये सब निकालना एक नॉर्मल जूनियर स्टाफ के बस की बात नहीं है। ठीक है, ये सब अलग काम होते हैं। ठीक है, ये फिर आपको रिजल्ट इंटरप्रेट करना होता है, फिर आपको कम्युनिकेट करना होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और वेरियस यूजर्स जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये एनालिटिकल होता है नेचर, और ये सीनियर स्टाफ ही करता है जिसको अकाउंटिंग की ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके पास हायर लेवल ऑफ नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, और यहाँ पर मेन काम होता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और नेट रिजल्ट, ये याद रखना। ठीक, तो अब कभी भी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ये याद रखना कि अकाउंटिंग के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्री मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। रिकॉर्डिंग, हाँ, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड करना, एंड देन बैलेंस शीट बनाना जिसमें एसेट एंड लाइबिलिटीज पता करना, ये याद रखना। उसके बाद हमारा आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग अभी हमने पढ़ा, अकाउंटेंसी पे आता है। अकाउंटेंसी अगर कोई भी आपसे पूछे तो सिर्फ इतना ही आपको बताना है कि जो रूल्स, जो प्रिंसिपल, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल प्रोवाइड है, जो रूल्स प्रोवाइड है उस अकाउंटिंग को करने के लिए। ठीक है, कि अकाउंटिंग को जिस तरह करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, तो जो उसको डिफाइन करे वो आपका अकाउंटेंसी है। तो वो नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आप वो सब अकाउंटिंग कैसे करो। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स यू द प्रिंसिपल, इट गिव्स यू द प्रिंसिपल। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो अकाउंटेंसी वाइडर है। क्यों वाइडर है, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग आता है, वो रूल्स प्रोवाइड करता है, वो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अकाउंटेंस तो वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों इंक्लूड करता है अकाउंटेंसी। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक, स्कोप और ब्रांचेस। तो यहाँ पर मेन 3 स्कोप हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं, पर जो मेन है जिसके ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्कोप में सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप पूरे 11th-12th में आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग आप यहाँ नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आप हायर स्टडीज में ही पढ़ोगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उससे नेट प्रॉफिट निकालना, नेट लॉस निकालना एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। जो अभी तक मैंने आपको पूरा बताया वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर हम मेन आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये पता करते हैं कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना हमारा खर्चा लगा, लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट, कि उस पर कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या खर्चा है, प्लस अलग हमारा क्या खर्चा लगा है एक प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हम फाइंड करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ठीक, क्योंकि कॉस्ट पे ही डिपेंड होता है एक प्रोडक्ट का प्राइस। एक चीज याद रखिएगा, कॉस्ट इज द डिफरेंट थिंग, प्राइस इज द डिफरेंट थिंग। कॉस्ट मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा। प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हो, टैक्स ऐड कर देते हो, तो जब एक प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो वो
जिस प्राइस पे आता है वो आपका मार्केट प्राइस कहलाता है। मान लीजिए कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने में मान लीजिए 10 रुपए लगे, ठीक है, बट आप उसको बेच रहे हो 20 रुपए में, तो ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है ये ऐड करके ही आपका 20 हुआ है। तो 20 इज द मार्केट प्राइस, जिसे हम लोग प्राइस बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, और कॉस्ट जितने में एक प्रोडक्ट को बनाने में लगा, ठीक है। तो जब तक अगर आपको कॉस्ट नहीं पता चलेगी तो आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का, ठीक। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो भी प्रोडक्ट होते हैं पर यूनिट हम लोग कॉस्ट उसका फाइंड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कि जिससे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको हेल्प मिले कि जिससे वो बिजनेस कंट्रोल करे, ऐसी इंफॉर्मेशन दे, ऐसे डिसीजंस बनाए, ऐसे पॉलिसीज बनाए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि जिससे हमारे बिजनेस आगे बढ़े। तो इसमें बहुत सारे रेशोस आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है जो हमें बताता है कि आगे चलकर हम हमारे बिजनेस को कैसे और बढ़ाया जाए, हमारे बिजनेस में असेट्स कितने हैं, असेट और लाइबिलिटीज का रेशो कितना है, अगर अच्छा नहीं है तो हमें उसे और मेंटेन करना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन से होगा जिससे टॉप लेवल में ऑफ मैनेजमेंट को मदद मिले, वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइक अकाउंटिंग के बेसिस पे हम लोग जीएसटी फाइंड करते हैं, जीएसटी कंप्यूट करते हैं। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इट्स नॉट मैंडेटरी एट दिस लेवल, बट हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि हमने सोसाइटी की तरफ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है, ठीक है, कितनी चीजें करी हैं जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिला है, ठीक है, पॉल्यूशन तो नहीं करा है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखकर करा है, सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे। तो ये सब हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट हाँ वही चीज़ें कि मेजर करना, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना, यूजर्स को बताना, जो हम यूजर्स अभी पढ़ने जा रहे हैं तो इसे स्किप करते हैं हम लोग। यहाँ जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है वो पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दो यहाँ पर पार्टीज होती हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स की बात करें तो ये लोग मेनली क्या होते हैं कि जो हम लोग जिनका मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, लाइक ओनर्स या मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी, क्योंकि देखा जाए तो यही टॉप लेवल पे ये कभी भी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक देख सकते हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। उनका डायरेक्ट क्या होता है कि डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। जैसे ओनर्स, अब ओनर क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो उनका भी प्रॉफिट होगा, ठीक, ग्रोथ बिजनेस का जितना भी होगा, क्योंकि दे आर द ओनर्स, दे आर द बिजनेस मेकर। तो ठीक है, तो उनका जानना तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जानना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को भी इसीलिए जानना है क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, ठीक है। देखना है कि उनका जैसे ओनर है वैसे भी मैनेजमेंट, वही टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि उनको भी इसीलिए जानना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, कि जिससे उनको आगे चलकर और ग्रोथ के डिसीजंस बनाने, पॉलिसी बनानी है, ठीक है। तो मेन आपका एक्सटर्नल यूजर होता है, जो लाइक एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं। मतलब यहाँ पर जो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो क्या कहते हैं कि जिनके लाइक वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली जाकर चेक नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे एम्प्लॉयज आ गया, तो एम्प्लॉयज ऐसे यूजर्स है जो जानना चाहते हैं बिजनेस में हो क्या रहा है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बोनस चाहिए, बिजनेस लाइक अगर शेयर होल्डर्स को क्यों चाहिए, क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बढ़ता है, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है उसे डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर इसलिए गवर्नमेंट क्यों चाहती है, क्योंकि उसको टैक्स लेना रहता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्यों जानना चाहते हैं आपके बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना होता है। क्रेडिटर्स क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्थिनेस कितना है, कि आप उन्होंने जो आपको उधार पे पैसा दिया है क्या आप लौटा पाओगे कि नहीं लौटा पाओगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप उनसे कितना आगे हो या पीछे हो, ठीक है। पब्लिक इसलिए जानना चाहती है कि उनको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, उनको अच्छे गुड्स चाहिए, ठीक है।
क्या आप अच्छे प्राइसेस पे, पॉसिबल प्राइसेस पे उनको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ आप कुछ एडवांटेजेस हैं कि प्लानिंग में मदद करता है आपको। अगर अकाउंटिंग डेटा पता है आप, तो आप प्लान कर सकते हो कि कैसे कॉस्ट को कम करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, आप डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हो, कंट्रोल अच्छा कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, तो ये वही चीज़ है, इस पर इतना नहीं जाते। लिमिटेशन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, लिमिटेशन एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिमिटेशंस में यहाँ पहला है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ठीक है। कि अब मान लो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग तो आपका खुद का है, तो अब बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि उसमें आप पूरी चीज़ें को डिस्क्लोज ना करो। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी हो जाता है, बट मान लो आपके ऊपर है, आप डिस्क्लोज ना करो, आप यही ना बताओ कि मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं पर्सनल बायसनेस भी बोल सकते हैं, कि आप कुछ भी आप क्या कहते हैं कि आप पर्सनल जजमेंट की आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो यूजर्स को। अब दूसरा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अब क्या होता है कि ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, क्लैश कर जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि लाइक एक कॉन्सेप्ट बताता है तो ये करो, दूसरा कॉन्सेप्ट बताता है ये करो, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, इट मे नॉट बी रियलिस्टिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा फिक्स्ड असेट आर शोन इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे एक असेट है, असेट की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती रहती है, बट हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जब उस असेट को खरीदा था तब की वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक प्रकार की दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए हम अकाउंटिंग को भी रियल नहीं बोल सकते, ठीक है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मान लो प्रॉफिट या लॉस आप सही नहीं बता रहे हो, आपका लॉस हो रहा है बट आप दिखा रहे हो कि ठीक है प्रॉफिट हो रहा है, तो कभी कभी ये भी दिक्कतें आ जाती हैं। उसके बाद आ गया ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वही नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, लाइक आप ऑनेस्टी या लाइक क्वालिटी प्रोडक्ट या कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, ये सब आप दिखाते ही नहीं हो फाइनल, तो इसीलिए यहाँ पर ओमिशन मतलब नहीं दिखाते हो, ठीक है। ओमिट कर देना मतलब नहीं लिखना एक प्रकार से, ठीक। तो ये चीज़ें दिक्कत है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अभी मैंने बताया कि आप पुराने डेटा पे मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जितने पे आपने खरीदा है वो दिखाते हो, तो इससे क्या होता है प्राइस लेवल चेंजेस आप नहीं दिखाते हो, क्योंकि समय के साथ उस असेट की वैल्यू डिक्रीज भी होती है और लाइक बिकॉज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता है, तो घटती भी है और बढ़ती भी है, बट आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो जब आपने खरीदा था तब के, तो ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मॉल में जाते हो तो शो वहां पर क्या होता है कि सब शीशे के बने होते हैं, कि जिससे आप देखो, अंदर देखो कि कितना अच्छे से सब बने हुए हैं, कितने लाइक वहां पर कितने अच्छे से सब सजा हुआ है, कितने अच्छे से ड्रेसेस रखे हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, फैसिनेट करना, अट्रैक्ट करना कस्टमर को। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो चीज नहीं है आप उसको दिखा रहे हो, लाइक ऐसा प्रेजेंटेशन करना कि जिससे कस्टमर को क्या लगेगा कि हाँ आपके बिजनेस में सब सही हो रहा है, तो दिखावा बहुत होता है, ठीक है। मे बी जैसा दिख रहा है वैसा ना हो, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। आप इससे क्या कर सकते हो, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हो। फोरकास्टिंग मतलब आने वाले चीजों को आप पहले से लाइक पता नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज पास्ट डेटा पे होती है और पास्ट इवेंट से आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, ये चीजें होती हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इसमें जो ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी मतलब कि कितना रियलाइबल है, ठीक है। रिलायबल मतलब ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, सिंपल ये याद रखो, इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में मेनली थ्योरेटिकल से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसी दिमाग से करो ना कि रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट वर्दिनेस है कि नहीं, कि आप जो डेटा है उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, सही है कि नहीं। रेलेवेंस, ठीक है, आप ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करो, ऐसा डेटा अकाउंटिंग डेटा प्रेजेंट करो जो अप टू द मार्क हो, रेलेवेंस हो, कि लाइक अब अगर इंसान को प्रॉफिट जानना है तो प्रॉफिट सीधा बताओ, वहां पर तुरंत दिखा दो कि यहां पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब करने के बाद, जिससे क्या होगा, इजी होगा। तो रेलेवेंस, इररेलेवेंस चीजें मत दिखो, जिसकी जरूरत नहीं है आप वो सब चीजें दिखा रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे नहीं दिखा रहे हो। तो रेलेवेंस मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्क्लोज करो, नेसेसरी चीजों को।
अंडरस्टैंडेबिलिटी ऐसे दिखाओ, ऐसा रिप्रेजेंटेशन करो जिससे लोगों को समझने में आसानी हो, दिस इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी क्या होता है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ कंपेरेबिलिटी, एक इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर होता है। ठीक है, इंट्रा में क्या होता है कि आप खुद के ही बिजनेस के पास डेटा से आप कंपेयर करते रहते हो। जब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप एक आप स्टूडेंट हो, आप अपने पिछले साल के या पिछले टेस्ट पेपर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि पिछले साल मेरे इतने नंबर आए थे। हाँ, आप अपने खुद के पास्ट रिजल्ट से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो वो आपका इंट्रा हो गया। इंटर क्या हो गया कि आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। मान लो कि आप स्टूडेंट हो, आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हो, अपना रिजल्ट वो इंटर होता है। ठीक है, तो बिजनेस के टर्म्स में जब बिजनेस अपने पास्ट रिकॉर्ड से अपने आप को कंपेयर करती है, पास्ट, ठीक है, प्रीवियस से, तो उसको इंट्रा बोलते हैं। जब वो दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को कंपेयर करती है तो वो इंटर होता है, याद रखना। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हाँ, ट्रू एंड फेयर वैल्यू आपको दिखाना रहता है, सही रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, कोई डाउट हो कहीं पर भी जस्ट कमेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से बताना। ठीक, एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जो हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई नो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका अकाउंट स्टार्ट होगा, इसमें आपके टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।